हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एंड ब्रोसे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। और इसी क्रम में आज क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर हमको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होते हैं। और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर हो जाता है। और इसमें अगर हम होल नंबर में निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लें -3, -2, -1, तो ये जो है इंटीजर्स हो जाता है। इसको z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो z में निगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स, ये सब के सब हो जाते हैं। अब अगर इस z में हम इंक्लूड कर दें जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, यानी रेशनल नंबर जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स, इसके सेट को हम q कहते हैं। तो अगर हम p/q टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उनको इंक्लूड कर लें, मींस जैसे 3/5 है, -4/7 है, या इंटीजर्स भी जो है रेशनल नंबर होता है। अगर इन नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें तो इस पूरे सेट को मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के जितने नंबर्स हैं सबको मिला दीजिए तो हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर्स में आपका जो है √2, √3, पाई, ई, या फिर ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है 1.01, 001, 0001, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं ये भी इरेशनल होते हैं। तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो इरेशनल होते हैं। कुछ कांस्टेंट हैं जो इरेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को ज्वाइन कर दें, तो हम इस पूरे को रियल नंबर कहते हैं। तो ये हमारा जो सेट बन जाता है पूरा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के सेट को हम QC से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर जो ये हमारा पूरा सेट बन जाता है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। ये हमारा है रियल नंबर, इसको हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो R होता है ये Q जो है, Q यूनियन QC, मीन्स हमारा जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है Q और जो हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर है QC, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, मीन्स इसका यूनियन जो होता है ये सेट ऑफ रियल नंबर R के इक्वल होता है। तो इस तरह से क्लास 9th और 10th तक जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अलावा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो क्लास 11th में बताया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से मिल करके बनता है। तो थोड़ा सा इसका हिंट्स हम यहाँ दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सबसे पहले 2 पार्ट होता है। ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलकर बनता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में तो ये सारे नंबर्स आ ही जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर में जैसे स्क्वायर रूट हमको नेगेटिव क्वांटिटी का निकलना है, स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हमने ऐसे लिखा है √-1 इंटू √4, और √4 को √4 का जो है वैल्यू 2 हो गया, और √-1 को आयोटा कहते हैं। यहाँ पर एक नोट है,
अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं। आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, और यहाँ से हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है -1। तो इस तरह से जहाँ पर भी आयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 का तो स्क्वायर रूट होता है लेकिन -4 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो निगेटिव क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इस तरह से आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। तो जहाँ भी आयोटा लिखा होता है हम उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल नंबर, जैसे मान लीजिए 3 है और इमेजिनरी नंबर 2i है, इसको मिला देते हैं तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये चीज़ें क्लास 11 में बताई जाएंगी। अभी रियल नंबर के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers together are called real numbers। तो ये है रियल नंबर का डेफिनेशन। इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, मीन्स परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम साथ में मिला दें तो जो संख्याओं का समूह हमको मिलता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब रियल नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है तो मैं उसको बताऊंगा। उसके पहले मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इन सब नंबर्स का डेफिनेशंस क्लास 9th के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता दिया है। उसको आप वहाँ से देख करके डेफिनेशंस को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रियल नंबर से रिलेटेड यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको समझिए कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पर ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मीन्स यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन, दिस फैक्टराइजेशन, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मीन्स अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर देखिए 15 जो है एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, 9th क्लास में चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 15 एक भाज्य संख्या है। अब हम इसका अगर गुणनखंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5, या फिर इसको हम 5 × 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 30 लिखा हुआ तो 30 को हम 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 30 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। यहाँ 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, मीन्स ये सब प्राइम हैं। अब अगर हम इसको उल्टा लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, या फिर यहाँ पर 5 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, तो हम इसको चाहे जिस तरह से लिखेंगे, अगर हम ये ऑर्डर को ध्यान में ना रखें, क्रम को ध्यान में ना रखें, तो जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर हमेशा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, यही फैक्टर बार बार मिलेगा, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं NCERT का जो लेटेस्ट बुक है और लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर रियल नंबर से रिलेटेड 2 थ्योरम है। एक थ्योरम मैंने बता दिया, एक थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा। एक फार्मूला यहाँ पर इसको बता दूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊँगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM
इंटू HCF। अगर दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो हम अगर उनका LCM निकालें और HCF निकालें तो ये होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ये LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मीन्स हिंदी में इसको हम लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिए, इसका बहुत ही यूज है एक्सरसाइज में। और अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। अब देखिए NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमको पार्ट फर्स्ट है 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम 140 का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। तो 140 को हम कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 जीरो में 0 हो जाएगा, 2 तिया 6 7 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ 2 बार है तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 156 है, तो 156 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसको हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14 1 15 2 8 16, 2 तिया 6 1 7 2 9 18, फिर 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13। तो इस तरह से 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इस 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ये, और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में ये है थर्ड पार्ट 38 25। तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 3 38, 5 छक 30, 2 32 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 7 50 25, 1 26, 5 तिया 15, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 2 5 3 सत्ते 21, फिर इसको 17 से काटे, 17 एकम 17, तो 38 25 को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका आर्डर जो है चेंज हो सकता है, आर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में है 5005, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो हम पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर इसके बाद में ये शायद 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 2 30 7 3 21, फिर ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 3 14 11 3 33, फिर ये 13 से कट रहा है, 13 एकम 13। तो इस तरह से 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए अब पार्ट नंबर 5 है, 74 29 है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो ये 17 से कटेगा, तो 17 से काट दीजिए, 437 आएगा, फिर इसके बाद में 19 से कटेगा, 19 से काट दीजिए 23 आएगा, और इसके बाद में 23 से काट दीजिए, 23 से कम 23। तो 74 29 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमको इन दो नंबर्स का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का, गुणनखंड विधि यूज करेंगे। तो यहाँ पर 26 और 91 का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो हम 26 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 13, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। और यहाँ पर 7 × 13 हो जाएगा, 13 7 91 होता है। तो अब यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉमन है यहाँ पर 13 कॉमन, इसको लिख लीजिए, और जो बच रहा है इसको भी लिख लेते हैं। मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंडन विधि में हम जो नंबर्स होते हैं उनका गुणनखंड करते हैं, उनको फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद में एलसीएम अगर निकालना है तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे एक बार, और जो बच रहा है नंबर्स उसको भी लिख लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एलसीएम मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, 7 और 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 182 हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ जब हम निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो दोनों नंबर्स में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ में ध्यान रखिए, फैक्टराइज करने के बाद में अगर 2 नंबर से दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 3 नंबर से तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। यही हमने फार्मूला बताया था। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फर्स्ट नंबर को अगर हम ए समझें, सेकंड नंबर को बी समझें, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर यहाँ 26 है और सेकंड नंबर यहाँ पर 91 है, इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 182 है और इंटू में एचसीएफ हमारा 13 है। इसका प्रोडक्ट आ रहा है 2366 और इसका भी प्रोडक्ट आ रहा है 2366। तो इस तरह से वेरीफाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसी तरह से आप इसको फैक्टराइज करके और इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, 12 है, 15 है और 21 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 7 21। तो यहाँ पर जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम सबसे पहले तो नंबर्स जितने हैं हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, यहाँ पर ये 3 कॉमन हो गया 3, तो इस 3 को एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई में ये 5 बच रहा है, इसको लिख लेंगे, 7 बच रहा है, इसको ले लिखेंगे, और ये 2 × 2 बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 5 15 7 105, दूना 210, दूना 420। तो 420 ये हमारा एलसीएम हो गया आंसर। और एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होता है, तो तीनों यहाँ 3 नंबर से 1 2 3 जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो तीनों में यहाँ 3 कॉमन है, तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में देखिए 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 प्राइम है तो 1 × 17 लिखेंगे, 23 भी प्राइम है, 1 × 23 लिखेंगे, 29 भी प्राइम है तो 1 × 29 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम, तो एलसीएम में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जितने भी नंबर से सभी को लिख लेंगे, 17 23 29, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11,339 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में देखिए तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ यहाँ 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है,
8 है, 9 है और 25 है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ये 3 इंटू 3 आएगा और 5 इंटू 5 आएगा। तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो देखेंगे तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है या दो में कॉमन दिख रहा है। अगर तीनों में कॉमन दिखता है तो एक बार लिखते हैं, दो में कॉमन दिखेगा तो भी एक बार लिखेंगे। जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको हम पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 सब लिखना पड़ेगा और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 1800 ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन एचसीएफ के लिए जो कॉमन होता है वही हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, तो कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर ये 1 कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 मीन्स 306 और 657 का जो एचसीएफ है मासा वो 9 है और हमको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर हम इसी को यूज़ करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ए बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर ये है 306 है और ये सेकंड नंबर जो है 657 है। एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 9। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान 9। इसको 9 से कट कर दीजिए, 9 त्रिक 27 और 3 30, 9 चौक 36। अब ये 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 657 से, तो ये आ जाएगा 22 33 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 6 टू पावर n का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, मीन्स यहाँ 2 3 4 5 लिखें और इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्या इसका वैल्यू जो है जो आएगा उसके लास्ट में 0 होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम 6 टू पावर n को लिखते हैं और 6 टू पावर n में हम 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू पावर n, तो ये 2 टू पावर n आएगा इंटू 3 टू पावर n आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 टू पावर n जो है 2 और 3 प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन करता है। वी सी दैट 6 to power n contains prime factors 2 and 3. We know that if any number and ends with digit 0, then it should be divisible by 5 or 2 into 5 is equal to 10. But 6 to power n does not contain prime factor 5. So by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 6 to power n will never contain 5. Therefore, there is no natural number n for which 6 to power n ends with the digit 0.
तो यहाँ पर 6 टू पावर n का जब हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो इसमें 5 नहीं आ रहा, वो 5 नहीं आ रहा है तो n का वैल्यू जो है कुछ भी हो इसके लास्ट में 0 नहीं होगा, और इसलिए n का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लास्ट में 0 आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी हमको ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये भाज्य संख्या कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इस नंबर में हम यहाँ पर 13 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11, यहाँ 1 बचेगा इंटू 1 और प्लस यहाँ 1 बचेगा, हमने 13 कॉमन कर लिया। तो अब ये हो जाएगा 11 × 77 प्लस 1, तो ये हो गया 78 इंटू 13। और इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं 78 को तो ये हो जाएगा 2 3 6 1 7 2 9 18 3 एकम 3 3 3 9 और 13 एकम 13। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो यहाँ पर इस नंबर को मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर दिया हो। किसी भी नंबर को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया गया है तो ये नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, तो इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से हमने 5 कॉमन कर लिया। और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1 इंटू 5 आएगा, तो ये 1009 इंटू 5 आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने इस नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, और इसलिए यह नंबर कंपोजिट नंबर है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा हुआ है तो भाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। 18 minutes and 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए, तो 18 मिनट लग जाता है एक राउंड लगाने में। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को जो है 12 मिनट में ही ये एक राउंड लगा देता है, 12 मिनट में एक राउंड लगा देता है। तो ये पूछ रहा कि कितने मिनट के बाद में जो है ये दोबारा एक दूसरे से यहीं पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इसका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम जो आएगा इन दोनों से डिविजिबल होगा, तो उतने ही मिनट के बाद में यहाँ पर एक बार फिर से मिलेंगे। तो हमको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम, तो ये 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। यहाँ ये 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। ये बच रहा, इसको लिख लेते हैं। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6 3 18 दूना 36। तो ये 36 मिनट के बाद में फिर जो है दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप दैट you will be understood everything.